नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम कानूनी मामले की गहराइयों में उतरेंगे। ये केस है इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली 1974 का सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क फैसला। जी हाँ, नमस्कार। ये केस उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 के कॉन्टेक्स्ट में सामने आया था। हाँ, ये एक्ट जहाँ तक मुझे याद है वो बिखरी हुई एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स, मतलब जो छोटी छोटी ज़मीनें इधर उधर फैली होती हैं, उनको कंसोलिडेट करने यानी एक जगह लाने के लिए बनाया गया था ताकि खेती बेहतर हो सके। बिल्कुल सही। और इसी कंसोलिडेशन की प्रक्रिया के दौरान अक्सर ज़मीन के मालिकाना हक यानी टाइटल डिस्प्यूट सामने आ जाते हैं। इस केस में भी यही हुआ। तो आज हमारे पास इस केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महत्वपूर्ण अंश है और हमारा इरादा है कि हम इस केस की जो काफ़ी उलझी हुई यात्रा रही है उसे स्टेप बाय स्टेप समझें। हाँ, और ख़ास तौर पर हम फोकस करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्ट्रिन्स पर। एक तो रेस जुडिकाटा और दूसरा है एरर ऑफ लॉ अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द अवॉर्ड। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये झगड़ा, ये विवाद आखिर था क्या? देखिए, विवाद की जड़ थी जमीन का मालिकाना हक यानी टाइटल। कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान सवाल उठा कि कुछ प्लॉट्स को लेकर इश्तियाक अहमद अकेले मालिक हैं या फिर सैयद मेहरबान अली और कानिस फातिमा भी को-भूमिधार्स यानी सह मालिक हैं। ओके, तो इश्तियाक अहमद का दावा था कि जमीन सिर्फ उनकी है, जबकि मेहरबान अली और कानिस फातिमा कह रहे थे कि वो भी हिस्सेदार हैं, को-भूमिदार्स हैं। एग्जैक्टली। तो कंसोलिडेशन ऑफिसर ने जब ये टाइटल का क्वेश्चन देखा तो इसे अंडर सेक्शन 12(4) ऑफ द एक्ट सिविल जज को रेफर कर दिया फॉर आर्बिट्रेशन। अच्छा, तो मामला आर्बिट्रेशन में चला गया। फिर क्या हुआ? यहीं से शायद कहानी में ट्विस्ट्स आने शुरू हुए। बिल्कुल, यहीं से मामला काफी दिलचस्प हो जाता है। पहले आर्बिट्रेटर नियुक्त हुए मिस्टर के.सी. गोविल। उन्होंने सारे सबूत देखे, आर्ग्यूमेंट सुने और अपना अवार्ड दिया 30 मार्च 1959 को। और क्या था उस अवार्ड में? मिस्टर गोविल ने पाया कि इश्तियाक अहमद ही एक्सक्लूसिव ओनर हैं। मेहरबान अली और कनीज फातिमा का कोई टाइटल नहीं है, वो को-भूमिदर्ज नहीं है। अच्छा, और इसका आधार क्या था? उन्होंने किस बेसिस पर यह फैसला दिया? उन्होंने अपने फैसले का मुख्य आधार बनाया इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत पुराने फैसले को। ये सूट नंबर 600 ऑफ 1934 का जजमेंट था। मिस्टर गोविल का मानना था कि ये पुराना जजमेंट इस मामले में रेस जुडिकाटा की तरह लागू होता है। रेस जुडिकाटा मतलब कि मामला पहले ही तय हो चुका है, उसे दोबारा नहीं उठाया जा सकता। प्रिसाइजली। उनका कहना था कि क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले ही तय कर दिया था कि इश्तियाक अहमद की मां ही असली मालिक थी और इश्तियाक को उनसे हक मिला, तो मेहरबान और कनीज का दावा अब दोबारा नहीं सुना जा सकता। ये तो काफी सीधा लगता है। अगर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो आर्बिट्रेशन में उसे मानना चाहिए। फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई जब ये पहला अवार्ड ऑब्जेक्शंस फाइल होने के बाद सिविल जज मुजफ्फरनगर के सामने गया। जज साहब ने 31 मई 1960 को इस अवार्ड को सेट असाइड कर दिया, यानी रद्द कर दिया। ओह, रद्द क्यों कर दिया? जज का क्या रीजनिंग था? सिविल जज का मानना था कि वो पुराना हाई कोर्ट जजमेंट रेस जुडिकाटा नहीं था, और क्योंकि आर्बिट्रेटर ने अपना फैसला उसी रेस जुडिकाटा के आधार पर दिया था, तो ये अवार्ड में एक एरर ऑफ लॉ अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द अवार्ड है। मतलब अवार्ड को देखते ही पता चल रहा है कि उसमें एक साफ कानूनी गलती है। अच्छा, एरर ऑफ लॉ अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द अवार्ड, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का सेक्शन 30A कहता है कि अगर अवार्ड में कोई लीगल प्रोपोजिशन है जो कि कानूनन गलत है और वो अवार्ड के फेस पर ही अपैरेंट है, मतलब साफ दिख रही है, तो अवार्ड सेट असाइड किया जा सकता है। सिविल जज को लगा कि आर्बिट्रेटर का रेस जुडिकाटा मानना एक ऐसी ही साफ कानूनी गलती थी। ओके, तो सिविल जज ने कहा पुराना फैसला रेस जुडिकाटा नहीं है, इसलिए पहला अवार्ड गलत है। फिर जज ने मामला वापस आर्बिट्रेटर को भेज दिया, जिसे टेक्निकली रेमिट करना कहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरिट्स पर दोबारा फैसला करो, उस पुराने जजमेंट को सिर्फ एक पीस ऑफ एविडेंस मानो, कंक्लूसिव प्रूफ या रेस जुडिकाटा नहीं। और इस बार दूसरा आर्बिट्रेटर नियुक्त हुआ होगा? जी हाँ, इस बार आर्बिट्रेटर थे मिस्टर B.P. गुप्ता। उन्होंने दोबारा सुनवाई की, सबूत देखे और 17 अगस्त 1960 को अपना अवार्ड दिया। और मिस्टर गुप्ता का क्या कहना था? मिस्टर गुप्ता ने ठीक उल्टा फैसला दिया। उन्होंने कहा कि एविडेंस के आधार पर यह साबित होता है कि मेहरबान अली और कनीज फातिमा को-भूमिदार्स हैं, उनका भी जमीन में हक है।
और उन्होंने ये भी माना कि पुराना हाईकोर्ट जजमेंट रेस जुडिकाटा नहीं है। मतलब उन्होंने सिविल जज की बात मान ली कि वो रेस जुडिकाटा नहीं है। हाँ, एक तरह से। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल ऑपोजिट अवार्ड्स थे। पहले वाले ने कहा इश्तियाक अकेले मालिक, दूसरा कह रहा मेहरबान और कनीज भी सहमालिक। तो फिर इस दूसरे अवार्ड का क्या हुआ? आईसी जज ने इस दूसरे अवार्ड को सही ठहराया और 19 सितंबर 1960 को उसे रूल ऑफ द कोर्ट बना दिया, मतलब उसे कंफर्म कर दिया। तो क्या यहाँ मामला खत्म हो गया? इश्तियाक अहमद ने अपील नहीं की? नहीं, कहानी अभी बाकी थी। इश्तियाक अहमद ने इस फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील की और डिस्ट्रिक्ट जज ने 13 अक्टूबर 1961 को फिर से पासा पलट दिया। अरे बाप रे, डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या कहा? डिस्ट्रिक्ट जज ने सिविल जज का फैसला रद्द कर दिया और दूसरे आर्बिट्रेटर मिस्टर गुप्ता के अवार्ड को भी सेट असाइड कर दिया। और डिस्ट्रिक्ट जज का क्या आधार था? उन्होंने क्यों रद्द किया? डिस्ट्रिक्ट जज वापस पहली वाली बात पर आ गए। उन्होंने कहा कि वो पुराना हाईकोर्ट जजमेंट बिल्कुल रेस जुडिकाटा था और चूंकि दूसरे आर्बिट्रेटर ने इस बाइंडिंग जजमेंट को इग्नोर किया और कहा कि वो रेस जुडिकाटा नहीं है, ये अपने आप में एक एरर ऑफ लॉ अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है। अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट जज के हिसाब से दूसरा अवार्ड गलत था क्योंकि उसने रेस जुडिकाटा को नहीं माना। एग्जैक्टली। और डिस्ट्रिक्ट जज ने मामला फिर से रिमिट कर दिया, आर्बिट्रेटर के पास वापस भेज दिया। ये तो मतलब गोल गोल घूम रहा है मामला। पहले ने कहा रेस जुडिकाटा है, सिविल जज ने कहा नहीं है, दूसरे ने कहा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा है। बिल्कुल। और फिर मामला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिवीजन पिटिशन के तौर पर। हाई कोर्ट ने 16 सितंबर 1968 को अपना फैसला दिया। और हाई कोर्ट ने क्या तय किया आखिर? हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला पलट दिया और आईआई सिविल जज के फैसले को रिस्टोर कर दिया, जिसने दूसरे अवार्ड मिस्टर गुप्ता के को कंफर्म किया था। मतलब हाई कोर्ट ने माना कि पुराना फैसला रेस जुडिकाटा नहीं था और मेहरबान कानीस को भूमिदार थे। कमाल है। तो अब अंतिम पड़ाव सुप्रीम कोर्ट था। जी हाँ, इश्तियाक अहमद, उनकी मृत्यु के बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने रेस जुडिकाटा और एरर ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स को बहुत बारीकी से देखा। तो चलिए अब इस रेस जुडिकाटा वाले पॉइंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये इतना सेंट्रल क्यों था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? लिटिगेशन में सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में ये कोडिफाइड है। इसका मतलब है अ मैटर डिसाइडेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल ये था कि क्या सूट 9/600 ऑफ 1934 का फैसला इश्तियाक अहमद और मेहरबान अली कनीज फातिमा के बीच टाइटल के मुद्दे पर रेस जुडिका था या नहीं। हाँ, ये 1934 वाला केस क्या था असल में? उसमें पार्टियां कौन थी? ये जानना जरूरी है। उस सूट में प्लेंटिफ्स थे मेहरबान अली, कनीज फातिमा और इश्तियाक अहमद। तीनों मिलकर सूट लाए थे और डिफेंडेंट था इशारी प्रसाद, जो कि एक मॉर्टगेज था जिसके पास जमीन गिरवी रखी थी। अच्छा, तीनों प्लेंटिफ्स एक साथ थे। फिर उनके बीच टाइटल का सवाल कैसे उठा? सवाल उठाया डिफेंडेंट इशारी प्रसाद ने। उसका डिफेंस ये था कि उसने मॉर्टगेज इश्तियाक अहमद की मां से लिया था, जो अकेली मालिक थी। उसने कहा कि मेहरबान अली और कनीज फातिमा का उस प्रॉपर्टी में कोई हक ही नहीं बनता, इसलिए वो सूट नहीं ला सकते। ओके, तो डिफेंडेंट के डिफेंस की वजह से प्लेंटिफ्स के आपस के टाइटल का इशू खड़ा हो गया। बिल्कुल। अब अदालत को यह तय करना पड़ा कि क्या मेहरबान और कनीज का भी हक बनता है या सिर्फ इश्तियाक अहमद अपनी मां के वारिस के तौर पे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ लिखा, मैं कोट करता हूं फैसले से, देयर वाज दस एन एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इश्तियाक अहमद ऑन द वन हैंड एंड कनीज फातिमा एंड मेहरबान अली ऑन द अदर। और आगे कहा कि रिलीफ देने के लिए इट वाज नेसेसरी टू डिसाइड द कॉन्फ्लिक्ट in order to give relief to the plaintiffs against the defendant, and the court decided that the properties belonged exclusively to the mortgager, the mother of Ishtiaq Ahmed. अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्लेंटिफ्स के बीच असल में कॉन्फ्लिक्ट था और कोर्ट को उस कॉन्फ्लिक्ट को डिसाइड करना पड़ा था रिलीफ देने के लिए। जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने को पार्टीज के बीच रेस जुडिकाटा लागू होने की कंडीशंस भी बताई, जो पहले प्रिवी काउंसिल ने मुन्नी बीबी वी त्रिलोकीनाथ जैसे केसेस में बताई थी। एक, को डिफेंडेंट्स या को प्लेंटिफ्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। 2, प्लेंटिफ को रिलीफ देने के लिए उस कॉन्फ्लिक्ट को डिसाइड करना नेसेसरी होना चाहिए। 3, कोर्ट ने उस कॉन्फ्लिक्ट पर वाकई डिसीजन दिया हो। और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये तीनों कंडीशंस 1934 वाले केस में पूरी हो रही थीं। बिल्कुल।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1934 के जजमेंट ने कंक्लूसिवली तय कर दिया था कि टाइटल सिर्फ इश्तियाक अहमद की मां का था, मेहरबान और कानीस का नहीं। इसलिए ये फैसला इश्तियाक अहमद और मेहरबान कानीस के बीच रेस जुडिकाटा था। सुप्रीम कोर्ट ने शिवपार्सन सिंह वी रामनंदन प्रसाद नारायण सिंह केस का भी हवाला दिया, ये एम्फसाइज करने के लिए कि रेस जुडिकाटा देखते समय हमें सिर्फ फॉर्म नहीं देखना चाहिए बल्कि सब्सटेंस देखना चाहिए कि क्या मुद्दा वाकई पहले तय हुआ था। समझ गए। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो पुराना फैसला डेफिनेटिवली रेस जुडिकेटा था। अब इसका कनेक्शन एरर ऑफ लॉ अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द अवार्ड से कैसे बना? कनेक्शन सीधा है। अगर 1934 का फैसला रेस जुडिकेटा था तो वो बाइंडिंग था पार्टीज पर और आर्बिट्रेटर पर भी। दूसरे आर्बिट्रेटर ने, मिस्टर गुप्ता ने अपने अवार्ड में एक्सप्लिसिटली कहा कि ये फैसला रेस जुडिकेटा नहीं है, बस एक पीस ऑफ एविडेंस है। हाँ, उन्होंने यही कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहना कि एक बाइंडिंग जुडिशियल डिसीजन जो रेस जुडिकेटा है वो रेस जुडिकेटा नहीं है, ये अपने आप में एक साफ कानूनी गलती है। इट्स एन एरर ऑफ लॉ। और क्योंकि ये गलती आर्बिट्रेटर ने अपने अवार्ड में लिखी है तो ये अवार्ड के फेस पर अपैरेंट है। अच्छा, मतलब कानून की एक स्थापित स्थिति कि फैसला रेस जुडिकेटा है को नकारना ही कानूनी गलती है जो अवार्ड से ही दिख रही है। ने डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले को सही ठहराया जिन्होंने दूसरे अवार्ड को इसी बिना पर रद्द किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं फिर कोट करती हूँ, The district judge was therefore right in holding that the award was vitiated by an error of law apparent on its face in that it ignored the principle of res judicata. कोर्ट ने आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के सेक्शन 30 का भी जिक्र किया जिसके तहत ऐसी एरर वाले अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा? इतनी सारी अदालतों और आर्बिट्रेटर्स के बाद आखिर हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। अब नॉर्मली मामला फिर से आर्बिट्रेटर के पास जाना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के अनुसार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि ये सब 1958 से चल रहा है और अब फिर से आर्बिट्रेटर के पास भेजना सिर्फ एक एम्प्टी फॉर्मेलिटी होगी, एक दिखावा मात्र होगा। हाँ, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर ही दिया था कि पहला अवार्ड सही था। बिल्कुल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए मामला रिमिट करने के बजाय सीधे पहले आर्बिट्रेटर मिस्टर केसी गोविल के 30 मार्च 1959 वाले अवार्ड को ही रिस्टोर कर दिया। मतलब जो सबसे पहला फैसला था वही आखिर में मान्य हुआ कि इश्तियाक अहमद अकेले मालिक हैं और पुराना फैसला रेस जुडिकाटा है। जी हाँ, वही अंतिम फैसला बना। तो इस पूरे विश्लेषण से मुझे लगता है कई बातें साफ होती हैं। एक तो रेस जुडिकाटा के सिद्धांत का महत्व कितना ज्यादा है लीगल सर्टेनिटी और फाइनलिटी के लिए। बिल्कुल, बार बार एक ही मुद्दे पर लिटिगेशन न हो, ये बहुत जरूरी है जस्टिस सिस्टम के लिए। और दूसरा, हमने ये एरर ऑफ लॉ अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द अवार्ड के कॉन्सेप्ट को भी समझा। ये सिर्फ कोई भी कानूनी गलती नहीं बल्कि ऐसी गलती होनी चाहिए जो अवार्ड से ही जाहिर हो। सही कहा। और ये भी देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल प्रोसीजर से ऊपर उठकर सब्सटेंस को देखा और सालों से चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए सीधे पहले अवार्ड को ही बहाल कर दिया। बिल्कुल, ये केस वाकई लीगल प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या हमारी लीगल सिस्टम में इतनी लेयर्स और इंटरप्रिटेशंस की गुंजाइश है कि रेस जुडिकाटा जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी कभी-कभी ऑब्स्क्योर हो जाते हैं। मतलब सालों तक अदालतें और आर्बिट्रेटर्स इसी बात पर बहस करते रहे कि एक पुराना फैसला बाइंडिंग है या नहीं। ये एक गहरा सवाल है। शायद ये केस हमें ये भी सिखाता है कि विवादों में, खासकर टाइटल जैसे मामलों में, शुरू से ही लीगल क्लैरिटी हासिल करने की कोशिश कितनी जरूरी है। अगर 1934 के फैसले को लेकर इतनी एम्बिग्विटी ना होती या उसे शुरू में ही सही तरीके से इंटरप्रेट किया गया होता तो शायद ये दशकों लंबी लड़ाई बच सकती थी। ये फाइनलिटी के इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है। सही कहा, एक सबक जो लिटिगेंट्स और लीगल प्रोफेशनल्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी गहराई से इस केस को समझाने के लिए। धन्यवाद।